ये देख लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, 2 पार्टों से। देख देख के तो बोल ही सकते हैं ना। देखो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, देखो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के वे पार्ट जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर, तो आपका जो मनुष्य शरीर है ना ये भी 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, आपके मनुष्य शरीर के जितने भी अंग है ना वो सारे के सारे हार्डवेयर ही हैं, जिनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे हाथ को हाथ ही बोलेंगे, पैर को पैर ही बोलेंगे, लेकिन सभी अंगों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, एक मनुष्य शरीर बोलेंगे। पूरा ढांचा बना के तैयार कर दिया, बॉडी बना के तैयार कर दी। अब इसको जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जीवात्मा की जरूरत पड़ेगी। अगर जीवात्मा नहीं है तो आपका मनुष्य शरीर क्या है, मर्त मशीन के समान है। तो जो आपकी जीवात्मा है ये किसका काम करती है, सॉफ्टवेयर का काम करती है, ये समझ लो, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है। अगर ऐसे बोलते हैं कि हार्डवेयर का झटका है और जीव निकल गया, जीव निकल जाने के बाद में आपका मनुष्य शरीर क्या हो जाता है, मर्त मशीन के समान हो जाता है, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। अगर मरा हुआ इंसान टांग हिला रहा है तो समझ आना है कि आपसे मजाक कर रहा है, क्यों। हाँ, तो यही बता रहा हूं। अब आपके मनुष्य शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवात्मा डालनी पड़ेगी। अगर जीवात्मा नहीं है तो आपका मनुष्य शरीर काम नहीं करेगा, मनुष्य शरीर के कोई भी अंग है ना वो काम नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले हार्डवेयर के बारे में देखेंगे। देखो पहले कंप्यूटर के पार्ट्स बनके तैयार होते हैं, आगे बात समझ में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हार्डवेयर कौन कौन से हैं। पहले है आपका इनपुट डिवाइस, जैसे आपका कान है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस, ये समझो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो कान है वो किस लिए काम में आता है, आपका सुनने के लिए काम में आता है, कि बाहर की ध्वनि को अंदर ले जा सकते हैं। तो अगर कान नहीं है तो वैसा आप सुनोगे कैसे, आप ये बताइए, ध्वनि कैसे जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो ध्वनि है ये आपके कानों में जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहला आता है इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े वे सभी उपकरण जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इनका मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर। कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ये बुद्धिहीन है, इसमें बुद्धि नहीं होती। जैसे यूजर इसको निर्देश देता है ये उसी के अनुसार काम करता है, इसका आईक्यू नहीं होता, 0% होता है। तो कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव पाया जाता है, ठीक है। अब कंप्यूटर की परिभाषा की अगर हम बात करें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो यूजर द्वारा दी गई उद्देश्यपूर्ण सूचना को इनपुट यूनिट की सहायता से कच्चे आंकड़ों के रूप में ग्रहण करता है तथा उन कच्चे आंकड़ों पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट इकाई की सहायता से सही रिजल्ट के रूप में शो करता है। कि पहले कंप्यूटर को हमें क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, फिर क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, आपका आउटपुट है। तो कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है, मतलब ये डेटा पर काम करता है। कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है, डेटा पर काम करता है। तो कंप्यूटर को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा इनपुट करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर को हमें डेटा देना पड़ेगा, इसको निर्देश देना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा। आपके पास में कोई भी डेटा है तो आप कंप्यूटर को पहले इनपुट देंगे, फिर तो इनपुट देने के लिए बताइए कंप्यूटर में किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब ऐसे कौन से अंग हैं कंप्यूटर के, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनके द्वारा आप अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो इनपुट डिवाइस में कौन सा आएगा, आपका कीबोर्ड आएगा और माउस आएगा। कीबोर्ड और माउस ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस होता है। तो ये समझो कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एक कीबोर्ड भी है और एक हमारे पास में माउस भी है, ये समझ लो, ठीक है। आपने कीबोर्ड भी खरीद लिया, माउस भी खरीद लिया, 2 पार्ट्स खरीद लिए कंप्यूटर के, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या होता है।
कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े वे सभी उपकरण जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की सूचना को बाहर प्रदर्शित करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो आउट का मतलब होता है बाहर। तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए कि हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, अभी मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट निकालने के लिए आप अपने उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे जहां आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब वहां पर सबसे पहले अपना रोल नंबर है ना वो टाइप करेंगे। तो रोल नंबर क्या हुआ आपके लिए, एक कच्चे आंकड़े डेटा हुआ आपका, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, जो कच्चे आंकड़े होते हैं ना उसी को डेटा कहा जाता है। जैसे ऑडियो, वीडियो, ध्वनि, टेक्स्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, आपका नंबर वगैरह, उसको डेटा कहा जाता है। तो पहले आप कीबोर्ड और माउस का यूज करके कंप्यूटर को क्या करेंगे, पहले इनपुट देंगे। पहले रोल नंबर टाइप करेंगे। तो रोल नंबर टाइप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी आपको, कीबोर्ड की जरूरत पड़ी। कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माउस की जरूरत पड़ेगी आपको नेविगेट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ कीबोर्ड और माउस के द्वारा आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, डेटा क्या हुआ, यहाँ पर इनपुट हुआ। अब ये डेटा यहाँ पर डेटा किसके पास में जाएगा, डेटा किसके पास में जाएगा, अब यहाँ पर इनपुट देने के बाद में ये जाएगा सीपीयू के पास में। तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। जैसे आपके मनुष्य शरीर में भी क्या होता है, एक मस्तिष्क होता है, सोचने समझने का सारा काम इसी का होता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर का भी जो मेन पार्ट है, यानी ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो ये क्या है आपका सीपीयू। तो सीपीयू है, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो आपने यहाँ रोल नंबर टाइप किया, वो रोल नंबर पहले कहाँ जाएगा, आपका सीपीयू के अंदर जाएगा, और सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा। इसके बाद में ये जो आपका आउटपुट आएगा, ये कहां पर आएगा, आपका आउटपुट कहां पर दिखाई देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। आगे बात समझ में। तो पहले यहाँ कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पहले इसको हमने क्या दिया, यहाँ पर इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद में प्रोसेसिंग, हाँ प्रोसेसिंग, इसके बाद में आउटपुट, लॉजिक। तो पहले कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, इसके बाद में डेटा कहां चला गया, आपका सीपीयू के अंदर। तो ये जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ये कौन सा होता है, आपका सीपीयू होता है। और इनपुट के लिए क्या काम में आ जाएगा, आपका कीबोर्ड और माउस। तो इनपुट देने के लिए आपको कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ी। इसके बाद में एक मिनट आ रहा हूं, अच्छा रोल नंबर पूरा कौन लिखा है कि बीच में छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, बाद में क्लास में बाद में लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का यूज करके आपने पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया, इसके बाद में डेटा कहाँ चला गया, सीपीयू के अंदर चला गया। तो सीपीयू को क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस आ गया ना, सीपीयू आ गया यहाँ पर। तो डेटा प्रोसेस करने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। इसके बाद में डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। तो आउटपुट कहां पर दिखाई देगा, आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपने यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का यूज करके आपने रोल नंबर टाइप किया, वो डेटा आपका सीपीयू के अंदर चला गया, सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके लिए आउटपुट हुआ यहाँ पर। अब जो आउटपुट है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। देखो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वह आउटपुट होता है जिसको आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। यानी जैसे आपका पीडीएफ जो आपने डाउनलोड की है, जो आपका रिजल्ट आया है, पीडीएफ आपने डाउनलोड की है,
तो वो पीडीएफ आप खोल के यहाँ मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। अगर मैं छूने की कोशिश करूंगा तो हम किसको छू रहे हैं, यहाँ पर मॉनिटर को छू रहे हैं। और मॉनिटर क्या है आपका, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, यानी हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये आपका जो आउटपुट आया, यहाँ पर कौन सा आया आपका, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आया। अब इस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा कागज पर छापकर इसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर वो कौन सा आउटपुट कहलाएगा आपका, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा, जिसको आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इस तरीके से आउटपुट आपका दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर आपका बनके तैयार हो गया, ढांचा पूरा बनके तैयार हो गया। इनपुट डिवाइस में तो क्या क्या आ जाएगा, कीबोर्ड और माउस आ जाएगा। कीबोर्ड और माउस ही नहीं, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जो आपको मैं बुक दूंगा ना, उसमें पढ़ने को आपको मिल जाएगा। 2 नंबर लेसन के अंदर आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा आपका, मॉनिटर आएगा, दूसरा आपका प्रिंटर आएगा, और भी आते हैं आउटपुट डिवाइस, जो आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर तो सब जानते हैं ना, ये जो एलईडी एलसीडी जो होता है, इसको अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मॉनिटर कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर आएगा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को जब आप खोल के देखेंगे ना, तो इसके अंदर क्या आता है, एक मदरबोर्ड आता है, एक प्लेट सी लगी होती है ना, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, और उस पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट लगे होते हैं। आगे बात समझ में। अब जो सीपीयू का जो बाहर का ढांचा होता है, इसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। तो इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, इसके ऊपर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। जैसे रैम है, बायोस है आपका, इस तरीके से प्रोसेसर है, फैन है, कई सारे इसमें यूनिट लगे होते हैं। एक आएगा आपका यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, तो आपने कीबोर्ड और माउस का यूज करके यहाँ इनपुट किया, पहले रोल नंबर टाइप किया, रोल नंबर आपका सीपीयू के अंदर चला गया, प्रोसेस करने के बाद में जो आपका आउटपुट आया वो कहाँ दिखाई देगा आपको, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो रिजल्ट आया है। अब ये जो आपकी पीडीएफ आई है, ये समझ लो जो रिजल्ट है, इसको आप पीडीएफ में क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप तुरंत उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उस पीडीएफ को सेव भी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी डेटा को सेव करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मेमोरी, यहाँ कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस का मतलब है कि डेटा को स्टोर करना, डेटा को सेव करना। तो आपके मोबाइल के अंदर भी स्टोरेज आता है। जैसे आप 10, 20, 30 हजार का कोई नया मोबाइल लेके आते हैं, स्मार्टफोन टच स्क्रीन मोबाइल, तो उसमें क्या आता है आपका 128 जीबी, 64 जीबी, इस तरीके से इंटरनल स्टोरेज आता है, फोन मेमोरी आती है, ठीक है। उसमें आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर वो 128 जीबी फुल होगी तो फिर आपको अलग से मेमोरी कार्ड और डालना पड़ेगा। तो मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड आप डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एसडी कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी में होती है, डेटा को आप अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं लॉन्ग समय तक। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसको कहा जाता है एचडीडी। क्या कहा जाता है, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद में एक आता है आपका एसएसडी। क्या आता है, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये अपने कंप्यूटर की मेमोरी होती है आपका एचडीडी और एसएसडी, इस तरीके से। आगे हम आपको लिखवा देंगे, बस आप तो समझ लो यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो हार्डवेयर पूरा बनके तैयार हो गया। क्या, पहले कंप्यूटर के पार्ट्स हमें खरीदना पड़ेगा। ये समझ लो, कीबोर्ड खरीद लिया, माउस खरीद लिया, आपने सीपीयू भी खरीद लिया, मॉनिटर भी खरीद लिया। तो आप यहाँ कीबोर्ड को कीबोर्ड ही बोलेंगे, माउस को माउस बोलेंगे, सीपीयू को सीपीयू बोलेंगे, मॉनिटर को मॉनिटर बोलेंगे। लेकिन पूरा सेटअप बना दिया जाए, कंप्यूटर का पूरा सेटअप बना दिया जाए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। इस तरीके से पूरा ढांचा बनके तैयार हो गया, स्ट्रक्चर बॉडी बनके तैयार हो गई। तो इसको आप क्या कहोगे, यहाँ पर हार्डवेयर कहोगे। ये हार्डवेयर है, ठीक है, जिनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब बात आती है इसको चलाएं कैसे, कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करें। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, इसमें सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का दूसरा जो पार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर का मतलब कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन
छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर बनाता कौन है? देखो वैसे तो अलग अलग कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, पर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी स्थापना 26 नवंबर सन 1976 को की गई थी। अब ये जो आप देखेंगे ना तो गूगल में आपको अलग ही मिलेगा, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग ही मिलेगा, ठीक है। तो 26 नवंबर सन 1976 को की गई थी, और आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको 4 अप्रैल 1975 को मिल जाएगा, ठीक है। अब इस कंपनी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स है। पॉल एलन और बिल गेट्स हैं, ये दोनों बचपन के मित्र थे, इन्होंने साझा करके इस कंपनी की स्थापना कर ली। और ये कंपनी क्या काम करती है? सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी बनाने का काम करती है, साथ साथ में कंप्यूटर भी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो 2 प्रकार का बनाती है। 2 प्रकार का क्या सॉफ्टवेयर होता है? 2 प्रकार का है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, 5-4 साल से वो बंद पड़ा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ताकि मैं घर पर प्रैक्टिस कर सकूं, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपके घर में कोई कंप्यूटर पड़ा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है। अब उसको आप चलाना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, वो बंद पड़ा है। आपके पास में कीबोर्ड भी है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, और आपका यहाँ सीपीयू भी है, सब कुछ है आपके पास में, ठीक है। पर वो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। अब नहीं चलने का कारण ये हो सकता है या तो उसके हार्डवेयर में कमी है, कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो कोई हार्डवेयर की कमी है तो वो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर पूरा बिल्कुल सही है फिर भी वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसमें क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोनों में से हम पहले कौन सा सॉफ्टवेयर डालें ताकि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप क्या हो जाए? चालू हो जाए, स्विच ऑन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम डालेंगे सिस्टम को चलाने के लिए क्या डालेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन टच स्क्रीन मोबाइल है, मेरा कहाँ चला गया भाई? हाँ यार, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हाँ, जो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम 2 पार्टों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर पहले क्या डालेंगे? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे, यानी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। जैसे आपके पास में एक स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन मोबाइल है, तो उसको भी चलाने के लिए उसका क्या आता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सॉफ्टवेयर आता है। और जो आपका स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन मोबाइल है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एंड्रॉइड होता है। एंड्रॉइड मोबाइल बोलते हैं हम लोग इसको, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एंड्रॉइड होता है। अगर आपके पास एक एप्पल का मोबाइल है, आईफोन है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? iOS होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, तो उसको भी चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे होते हैं, जैसे आपका MS विंडो है, आपका लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS है, इस तरीके के कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पर अधिकतर प्रयोग में लिया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कौन सा है? आपका MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब MS विंडो के कई पुराने वर्जन, ओल्ड वर्जन बहुत सारे हैं, लेकिन विंडोज 7, 8, 10, 11 इस तरीके से ये लेटेस्ट वर्जन है, हम इसका यूज करते हैं। तो आगे हम यही देखने वाले हैं कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, भाई कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, जिसको OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर पहला कौन सा है? CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा आपका यहाँ पर है GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो CUI का मतलब क्या होता है? कमांड यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कमांड यूजर इंटरफेस। कि
अगर अब कमांड यूजर इंटरफेस CUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन कौन सा होता है, एक MS DOS, दूसरा आपका यूनिक्स होता है, MS DOS और यूनिक्स। अब देखो बात करूंगा यहाँ पर आज से 40 साल 43 साल पहले की। पहले मेरे दादाजी काम किया करते थे संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, 43 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब उस समय मेरे दादाजी जो कंप्यूटर चलाते थे उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, मेरे दादाजी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया करते थे, तो मेरे दादाजी यहाँ पर CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS यूज किया करते थे। यार ये बात समझ में यहाँ पर। अब जो आपका MS DOS है और यूनिक्स है इसमें काम करना बहुत कठिन होता है, अगर इसमें कुछ गलतियां होगी त्रुटियां होगी तो सुधारना काफी मुश्किल है। और MS DOS है ना आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS और यूनिक्स इसमें काम करना बहुत कठिन है, अगर कुछ गलतियां होगी त्रुटियां होगी तो सुधारना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर मेरे दादाजी को थोड़ी परेशानी हो रही थी इसमें काम करने में, क्योंकि इसमें जो काम होता है ना वो कमांड बेस पर होता है। किस पर होता है, कमांड बेस पर। मतलब कोई भी काम करो XYZ, हर मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपको एक कमांड याद रखनी होती थी कंप्यूटर में। जैसे किसी डेटा को सेव करना है तो आज हम क्या करते हैं, डेटा को सेव करने के लिए सीधा ग्राफिक्स का यूज करते हैं, जैसे शॉर्टकट वगैरह Ctrl+S इसका यूज करते हैं, ठीक है। पर पहले उसमें क्या हुआ करती थी, इसमें कमांड वगैरह हुआ करती थी, कमांड के आधार पर काम हुआ करता था। जैसे कंप्यूटर में टाइम भी देखना है तो आपको कमांड लगानी पड़ेगी, आपको डेट भी देखनी है तो कमांड लगानी पड़ेगी, कोई फोल्डर डिलीट करना है तो वो उसकी कमांड लगानी पड़ेगी, इस तरीके से। तो ये जो आपका CUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका किस CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो MS DOS, दूसरा आपका यूनिक्स है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो कौन सा बनाया, आपका MS DOS बनाया सन 1983 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो MS DOS इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। देखो MS का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी का नाम है। कंपनी पहले क्या करती है, आपकी छाप लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर MS DOS और एक आपका यूनिक्स है। अब इसमें काम करना थोड़ा कठिन था, इसमें कमांड बेस पर काम हुआ करता था। कोई भी काम करने के लिए कमांड याद रखनी पड़ती थी और ये वैसा काम थोड़ा आसान नहीं था, ठीक है। अब इसमें दिक्कत आ रही थी। अब मेरे दादाजी ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मैनेजर था उससे बात की मेरे दादाजी ने, और मेरे दादाजी ने बोला कि भाई जो हम जो काम कर रहे हैं ना कंप्यूटर सिस्टम पर, हमें काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कमांड बेस पर काम करना पड़ता है, कमांड हमारी याद रहती भी नहीं इतनी, ठीक है। तो आप ऐसा काम करो कि कुछ ऐसा नया सॉफ्टवेयर लेके आओ, ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आओ, ताकि काम करना क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। तो मेरे दादाजी की बात को स्वीकार करते हुए फिर क्या किया, यहाँ पर मेरे भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक वो बढ़ाया, कौन सा, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। और वो कौन सा बनाया, आपका MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और ये सन 1985 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर ये GUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या हुआ कि हर एक कमांड का क्या बना दिया गया, एक ग्राफिक्स बना दिया गया, एक आइकन बना दिया गया। अब इसमें काम करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो सन 1985 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। अब यहाँ पर MS विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसके वर्जन अलग अलग होते हैं। देखो ओल्ड वर्जन तो बहुत सारे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये इसके लेटेस्ट वर्जन है। तो विंडो 7 को 2009 में लॉन्च किया गया था, विंडो 8 को 2012 में लॉन्च किया गया था, विंडो 10 को 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, और विंडो 11 को 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोल के बता दिया, हमारे तो याद ही नहीं रहा। अरे भाई ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। मैं नोट्स के रूप में आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत करना किसी बात की, बस चिंता रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर वैसे तो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हैं, पर यहाँ पर जो अधिकतर प्रयोग में लिया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो।
जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये पॉपुलर है। जैसे हम मोबाइल के अंदर कोई इंटरनेट चलाते हैं तो आप सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? गूगल का करते हैं। तो गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। बाकी सर्च इंजन और भी तो होते हैं ना, जैसे आपका याहू है, बिंग है, इस तरीके से और भी होते हैं, पर आप तो गूगल का यूज करते हैं। मैं भी ज्यादातर गूगल का यूज करता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है, ठीक है। अब आज हम सब व्हाट्सएप का यूज करते हैं, वो अपना टेलीग्राम बहुत कम चलाते हैं क्योंकि ये पॉपुलर नहीं है, कम है, लेकिन व्हाट्सएप ज्यादा पॉपुलर है, व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं इस तरीके से। तो यहां तक समझ गए क्या? अपने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS और यूनिक्स। इसमें काम करना बहुत कठिन होता था। अब इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS और यूनिक्स डालेंगे तो यहाँ पर इसमें जो काम करेंगे वो कमांड बेस पर काम करेंगे। इसमें काम करना कठिन होता है, अगर कुछ गलतियां होगी, त्रुटियां होगी तो सुधारना काफी मुश्किल होता है। अब इसमें एक काम ये भी है कि MS-DOS में CUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, MS-DOS और यूनिक्स, इसको कहा जाता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, कि एक बार में एक यूजर एक ही फाइल में काम कर सकता है। आ रही है बात समझ में? मतलब एक बार में एक ही टास्क कर सकता है, मल्टीपल टास्क आप नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल में चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, इस तरीके से कई सारे एप्लीकेशन हम चलाते रहते हैं, साथ साथ में स्विच करते रहते हैं। तो ये है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर का मतलब होता है एक यूजर, यानी कंप्यूटर को चलाने वाला क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है, उपयोगकर्ता, ठीक है, जिसका आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल यूजर है सिंगल टास्किंग। टास्क का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंगल यूजर है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में आया आपका GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हुआ? आपका MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इसमें क्या मिलेगा आपको? ग्राफिक्स मिलेगा, इसमें आइकन मिलेंगे। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडो डालेंगे, विंडो का कोई सा भी वर्जन डाल दो, विंडो 7, 8, 10, 11 आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो आपको जो एरिया दिखाई देता है डेस्कटॉप के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर जो विंडो दिखाई देती है स्विच ऑन करने के बाद, उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। और बंद करने की प्रोसेसिंग को शटडाउन कहा जाता है। पर कंप्यूटर को चालू करने के बाद स्विच ऑन करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन पर जो विंडो दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। और डेस्कटॉप के ठीक नीचे जो नीले कलर की पट्टिका पाई जाती है उसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के ठीक लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम स्टोर है ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किए गए हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देती है, ऑल एप्लीकेशन की। आप उनको लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार डेस्कटॉप पर जो आपको छोटे छोटे ग्राफिक चित्र दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है, इस तरीके से। तो आप GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS विंडो का यूज करेंगे, विंडो डालेंगे कंप्यूटर में, तो आपको बहुत ही शानदार इंटरफेस मिलेगा, डेस्कटॉप मिलेगा, उस पर आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काम करना बहुत आसान है। अब कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं, बस सीधा व्हाट्सएप चलाना तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप का आइकन दिखाई देगा, फेसबुक चलानी तो फेसबुक का आइकन दिखाई देगा, बस उस पर क्लिक करो, अपना काम स्टार्ट करो। इस तरीके से ग्राफिक्स बना दिया, उसका आइकन बना दिया, काम करना थोड़ा आसान हो गया। ये बात है मेरे भाई साहब। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम में विंडो डालने के बाद, अब ये तो समझ में आ गया ना विंडो का मतलब क्या होता है? विंडो का समझ में आ गया। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में आता है, ऑपरेट करने के लिए काम में आता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में विंडो डालने के बाद अब मैं पूछूं अपने लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं?
जोर से बोलना, विंडो 10, ठीक है, हाँ विंडो 10 यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसमें विंडो 7 है। देखो ये प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए अलग अलग रखना पड़ता है। किसी कंप्यूटर में विंडो 10 भी रखते हैं, किसी में 7 भी रखते हैं, किसी में 11 भी रखते हैं। ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि विंडो 7 ऐसा होता है, 10 ऐसा होता है। इस तरीके से सब में इंटरफेस क्या आता है, अलग अलग आता है। थोड़ा सा विंडो 7 का इंटरफेस अलग होता है, 10 का अलग होता है, 11 का अलग होता है, इस तरीके से। बाकी काम सबका एक ही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर विंडो, कंप्यूटर में विंडो डालने के बाद जो प्रोग्राम अपने आप तैयार हो जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोग्राम होता है। अब विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे माचिस का पैकेट होता है, उसमें 6 माचिस आती है। अब आप यहाँ पर जो पूरा पैकेट है, पूरा पैकेज है, उसको तो क्या समझो, एक सॉफ्टवेयर समझो आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे माचिस का पैकेट है, तो पैकेट किससे मिलकर बना, 6 माचिसों से मिलकर बना है। नहीं तो उसमें एक माचिस होती तो उसको पैकेट थोड़ी ना बोलते आप, ठीक है, यही बात है। तो इसी प्रकार आपका जो क्या होता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पहले प्रोग्राम्स बना के तैयार किए जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसका पूरा सेटअप बनाया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में विंडो डालने के बाद जो प्रोग्राम अपने आप तैयार हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक्सेसरीज प्रोग्राम कहा जाता है, सहायक प्रोग्राम कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडो डालोगे तो विंडो डालने के बाद जो प्रोग्राम अपने आप तैयार हो जाते हैं उनको एक्सेसरीज प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे आप एक स्मार्टफोन टच स्क्रीन मोबाइल नया लेके आते हैं तो उसमें कई सारे एप्लीकेशन तो साथ में आते हैं, आपको अलग से डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो प्रोग्राम आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्सेसरीज प्रोग्राम, सहायक प्रोग्राम। आगे बात समझ में। इसके बाद में यहाँ पर जैसे एक्सेसरीज प्रोग्राम कौन कौन सा है, जैसे आपका कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, MS पेंट आता है पेंटिंग करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, नोट पैड आता है, यहाँ पर कोडिंग करने के लिए, कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है, वेब डिजाइनिंग का काम करना है तो नोट पैड आता है। आप इसमें टाइपिंग भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश की, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका वर्ड पैड आता है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई लेटर लिखना है, इस तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो वर्ड पैड में कर सकते हैं। फिर आपका स्नैपिंग टूल्स आता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आगे हम बता देंगे आपको एक एक करके, ठीक है। फिर एक विंडो मीडिया प्लेयर आता है। विंडो मीडिया प्लेयर आपके कंप्यूटर में आप ऑडियो या फिर वीडियो चलाना चाहते हैं तो एक प्लेयर आता है उसको चलाने के लिए, जैसे आपके मोबाइल में MX प्लेयर आता है, इस तरीके से, ठीक है। और भी ढेर सारे कई सारे यहाँ पर एक्सेसरीज प्रोग्राम आते हैं, सहायक प्रोग्राम आते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर में विंडो डालने के बाद जो प्रोग्राम अपने आप तैयार हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सेसरीज प्रोग्राम, सहायक प्रोग्राम कहा जाता है। अब कंप्यूटर सिस्टम में विंडो डालने के बाद जो सॉफ्टवेयर अलग से डाले जाते हैं गूगल से डाउनलोड करके यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखना, जो आपका स्मार्टफोन टच स्क्रीन मोबाइल है तो उसमें आपका एक प्ले स्टोर होता है जहां से आप कोई भी गेम या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यानी प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको ढेर सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, गेम मिल जाएगा, ठीक है। पर जिस भी एप्लीकेशन की आपको जरूरत है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात समझ में। वो आप प्ले स्टोर में जाके वो एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, आपको जरूरत है उसकी इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं। नहीं तो प्ले स्टोर में तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको डाउनलोड कर लो ना, आपके मोबाइल में स्टोरेज ही नहीं है इतना, क्यों फालतू का हम क्यों डाउनलोड करेंगे, जिसकी हमें जरूरत है वो डाउनलोड करेंगे। अब मैं आपको ये बोल दूं कि भाई आप अपनी DOB कैलकुलेट करो, मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस तारीख से लेके आज तक आप कितने साल के हो गए, कितने महीने के हो गए, कितने दिन के हो गए, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए। तो ऐसे तो मैन्युअली काम करना थोड़ा आसान नहीं है, पर आप मोबाइल में क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके और एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे DOB कैलकुलेशन के नाम से, या फिर एज कैलकुलेटर आता है, कैलकुलेटर आता है एज कैलकुलेटर, एज को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको जरूरत है इसलिए आपने डाउनलोड किया है, ये बात है। समझाना चाह रहा हूँ कि
कंप्यूटर सिस्टम में विंडो डालने के बाद जो सॉफ्टवेयर अलग से डाले जाते हैं गूगल से डाउनलोड करके यूजर की विशेषताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आपके पास में किस वो था अपना एक लैपटॉप था या फिर कंप्यूटर है, उसमें आपने क्या डाल दिया, विंडो डाल दिया। अब आपका कंप्यूटर चालू हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब कंप्यूटर में विंडो डालने के बाद जो प्रोग्राम अपने आप तैयार हो जाते हैं उनको तो बोलते हैं एसेसरीज प्रोग्राम, सहायक प्रोग्राम, ठीक है, इनको तो अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप चाहते हैं कि मैं टाइपिंग सीख लूं, मैं टाइपिंग सीखना चाहता हूं, तो टाइपिंग उसके साथ में नहीं आएगा, विंडो के साथ में टाइपिंग मास्टर नहीं आएगा, आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल में जाके। तो आप अगर हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाके टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऑफिस का काम करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मैं कुछ ई-मित्र का काम करना चाहता हूँ, कुछ ऑफिस का काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर MS ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? जैसे टाइपिंग सीखने के लिए टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको ऑफिस का काम